Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, the channel for learning English literature. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है इट इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रादर डिफिकल्ट टॉपिक पोस्ट कॉलोनियल और सबाल्टर्न स्टडीज से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, जो लिखा गया है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के द्वारा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ट्राई करेंगे इस पूरे डिफिकल्ट ऐसे को समझने की, द बैकग्राउंड टू द वर्क एंड द की आइडियाज ऑफ दिस वर्क। कोशिश ये रहेगी कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you understand all the basic things related with this particular and very important topic related with post-colonial and specifically with subaltern studies। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। सबसे पहले थोड़ी सी हम बैकग्राउंड या बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के बारे में देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ दिस पाथ ब्रेकिंग एसे। दोस्तों गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक widely recognized and she is known as a kind of an academic intellectual जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज और सबाल्टर्न स्टडीज के फील्ड के अंदर पायनियरिंग वर्क किया है। थ्रू हर वर्क्स, थ्रू हर एसेज, थ्रू हर डिबेट्स, थ्रू हर क्वेश्चंस उन्होंने एक न्यू एंगल प्रोवाइड करा है इस पूरी डिबेट को, इस पूरे डिस्कोर्स को। सबाल्टर्न स्टडीज जो एक एरिया है रिसर्च का, स्टडी का अबाउट दूज क्लासेस, दूज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट है, जो मार्जिन पर रहते हैं। देखिए ये जो सेंटर और मार्जिन का कॉन्सेप्ट है इट्स नॉट न्यू। मार्क्सिज्म में, डीकंस्ट्रक्शन में, न्यू हिस्टोरिसिज्म में, अलग अलग इन थियरीज में, इवन जेंडर स्टडीज के अंदर, क्वीर स्टडीज के अंदर, इको स्टडीज के अंदर, डिसेबिलिटी स्टडीज के अंदर, इन सब के अंदर हम देखते हैं ये जो एक पर्टिकुलर डिवीजन पाया जाता है। सेंटर का मतलब होता है दूस who have certain privileges, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास एक्सेस होती है, जिनके पास कंट्रोल होता है स्टेट का, मशीनरी का, और मार्जिन या पेरिफेरी जो इन सब चीजों से वंचित होते हैं। कार्ल मार्क्स ने बहुत साल पहले ही कह दिया था सोसाइटी इज डिवाइडेड बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये सेंटर और पेरिफेरी एक तरह का वही डिवीजन है जिसको न्यू टर्मिनोलॉजी से डिजाइन किया जाता है। थोड़ी सी बायोग्राफिकल मैं आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। शी वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। अपना उन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से किया था एंड लेटर शी मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1959। अपने एकेडमिक करियर को उन्होंने वहां परस्यू करा, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री ली उन्होंने। फिर उसके बाद शी मूव्ड टू द यूके। वहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी फेलोशिप पूरी करी। She returned back to US and then she completed her PhD under the supervision of famous deconstructionist critic पॉल डी मान। न केवल उन्होंने पॉल डी मान के साथ डीकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बल्कि बहुत फेमस जो दरिडा और के ऐसे थे स्पेशली ऑफ ग्रामेटोलॉजी, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का क्रेडिट भी स्पिवाक को भी जाता है। एट प्रेजेंट शी हैज हेल्ड मैनी एकेडमिक पोजीशंस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और एट प्रेजेंट शी इज सर्विंग एज अ प्रोफेसर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी in US. Apart from being a celebrated intellectual, she is also an activist. बहुत सारे fields हैं जहां पर वो actively, especially जो subaltern जिनकी हम बात कर रहे हैं, the disempowered women, उनके लिए वो बहुत काम करती रही हैं। Apart from the translation, especially महाश्वेता देवी जो बंगाली की एक बहुत famous writer हैं और जिन्होंने इस सबाल्टर्न ग्रुप के बारे में बहुत अपनी स्टोरीज में लिखा है, उनको ट्रांसलेट करना हो, ऐसे सारे एकेडमिक और एक्टिविस्ट रिलेटेड वर्क्स के अंदर शी इज वेरी मच रेनाउंड इन ऑल द सर्कल्स।
दोस्तों ये तो उनकी बात हुई। थोड़ा सा हम समझते हैं जो टर्म सबाल्टर्न, जो हमारे टॉपिक के डिस्कशन का जो हमारा चल रहा है इसके बारे में। दोस्तों ये जो वर्ड सबाल्टर्न है अपने आप में इसकी जो हिस्ट्री है वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट यूज हुआ था वो हुआ था मिडल इंग्लिश पीरियड जो था अराउंड अबाउट 12 एंड 13 14 सेंचुरी में। तब हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड देखते हैं इस टर्म सबाल्टर्न का। उस समय ये जो टर्म सबाल्टर्न थी दोस्तों, इसको यूज किया जाता था डेजिग्नेट करने के लिए एक जूनियर ऑफिसर का अंडर आर्मी। देखिए ये जो वर्ड है सब आल्टर्न, इसका जो प्रीफिक्स सब है वो हमेशा ही एक बिलो पोजीशन को बताता है। तो सबाल्टर्न का मतलब होता था एनी जूनियर ऑफिसर इन द आर्मी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जब इंडिया बिकेम अ कॉलोनी टू द ब्रिटिश, उसके बाद यहां के बहुत सारे जब लोगों को ले जाया गया और रिक्रूट किया गया ब्रिटिश आर्मी में, वेयर दे फाइट फॉर द ब्रिटिश अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उस समय भी उन आर्मी होल्डर्स, रैंक होल्डर्स को सबाल्टर्न ही बोला जाता था। यहां सबाल्टर्न से एक सेंस ये भी निकलता था कि दे डिडंट हैव सर्टेन राइट्स, सर्टेन प्रिविलेजेस विच अदर ऑफिसर्स एंजॉयड। तो वहां से इस टर्म सबाल्टर्न का यूज हुआ। ये इसका फर्स्ट और लिटरल मीनिंग था। लेटर ऑन इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर और पॉलिटिकल थिंकर जो बहुत रेडिकल थे, उन्होंने इस मिलिट्री टर्म को यूज करना शुरू करा एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और अपने एंटोनियो ग्राम्स्की, आई फॉरगेट द नेम, ग्राम्स्की का नाम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हेजेमनी से जुड़ा हुआ है। हेजेमनी वो स्ट्रक्चर होता है जो शो करता है कि सोसाइटी के अंदर देयर इज सर्टेन सेक्शंस व्हिच एंजॉय पावर, व्हिच हैव एक्सेस टू ऑल पावर स्ट्रक्चर्स, और उनके पास ये जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है। सर्टेन अदर sections are not allowed into this closed circle. इन्हीं एंटोनियो ग्राम्स्की ने अपने आर्टिकल नोट्स ऑन इटालियन हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम इस टर्म सबाल्टर्न को एक न्यू डायमेंशन दी। he basically used this term to denote those sections of the society which are always subject, which are subjugated to those who are in powers, the ruling class. तो उनके लिए सबाल्टर्न का मतलब था सोसाइटी के वो सारे सेक्शंस which are without any power और disempowered रहते हैं। देखिए ट्रेडिशनली ऐसे ग्रुप्स के अंदर हम शामिल करते हैं पीजेंट्स को, वर्कर्स को, या वो सारे पुअर क्लासेस, वो सारे वंचित वर्ग जिनको मार्क्सिज्म के अंदर प्रोलेटेरिएट कहते हैं, या फिर अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं। बट बेसिक कॉमन जो एक अंडरलाइन है इन सब के लिए, दे हैव नो एक्सेस टू पावर। ग्राम्स्की ने ये जब टर्म यूज करी तो इट इज लाइक एन अम्ब्रेला टर्म। ये एक अम्ब्रेला टर्म की तरह थी जो कवर करती थी सोसाइटी के ऑल दोज मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को विच आर बेसिकली केप्ट अवे फ्रॉम एंजॉयिंग सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस। अब हम आगे चलते हैं यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इटली के ग्राम्स्की ने दिया था। जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हुआ, जब इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज बिकम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट, तो वहां पर एक नया एकेडमिक फ्रंट खुला जिसके अंदर अभी तक की सप्रेस्ड हिस्ट्रीज को रीडिस्कवर किया गया। इसी तरह का एक ग्रुप है सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप, जिसको इनिशिएट किया गया था रानाजीत गुहा नाम के एक हिस्टोरियन के द्वारा। उनके साथ पार्थ चैटर्जी, शाहिद अमीन, डेविड आर्नल्ड, ज्ञान पांडे, दीज ऑल स्कॉलर्स, इनका जो मेन एम था वो एम था देखिए उनके जो ग्रुप का नाम था वही सबाल्टर्न स्टडीज था। इट वाज अ new field of inquiry into the social, into the history। और इनका पर्पस ही क्या था? सिस्टेमेटिक डिस्कशन। किस चीज का डिस्कशन? सबाल्टर्न थीम्स। सबाल्टर्न थीम्स का मतलब क्या हुआ? वो हिस्ट्री जो लिख दी गई है लेकिन जिसके अंदर इग्नोर कर दिया गया है, या जिस हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उन सारी चीजों के बारे में इन लोगों को डिस्कस करते थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट which sections of the society have been muted, have not been recorded, where are their voices,
उनकी वॉइस को डिस्कवर करने का जो जिम्मेदारी थी इस ग्रुप ने उठाई एंड दे डिड सम रिमार्केबल वर्क। एक तरह का आप कह सकते हैं जिस तरह से न्यू हिस्टोरिसिज्म यूरोप के अंदर डिस्कवर कर रहा था रेनेसां के टाइम की लॉस्ट वॉइसेस को, उसी तरह से सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था वो सारी हिस्ट्रीज, वो सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जिसको हिस्ट्री के अंदर कोई प्लेस नहीं मिली थी। तो ये था इस वर्ड से रिलेटेड बैकग्राउंड। अब हम बात करें अगर इस पर्टिकुलर एसे की, इस पर्टिकुलर वर्क की, तो सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि स्पिवाक का ये एसे फर्स्ट जब पब्लिश हुआ था जर्नल वेज के अंदर 1985 में, उसके बाद से ही स्पिवाक ने कंटिन्यूअसली इस एसे को रिवाइज करा है। रिवाइज नॉट इन द सेंस एग्जैक्टली, बट अलग अलग इंटरव्यूज में उन्होंने ये चीज को माना है कि इट इज शी हैज नॉट सेड हर फाइनल वर्ड ऑन सबाल्टर्न। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उन्होंने इस चीज को माना है कि सबाल्टर्न जो वर्ड है उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो सर्किल है वो फिक्स नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। Later extended version which became very popular among the academic circles और जो बहुत सारे curriculums का पार्ट बना, वो पब्लिश हुआ था मार्क्सिज्म एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1988 के अंदर। दोस्तों ये जो स्पिवाक का एसे था, इसका पर्पस, इसका जो मेन हाईलाइट था वो था कि प्रॉब्लम जो है उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो मार्जिनलाइज्ड है, और वो प्रॉब्लम क्या है, दैट दे आर डिनाइड, दे डू नॉट हैव द चांस, द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फॉर देमसेल्फ। उनके पास वो एवेन्यूज, उनके पास वो चैनल नहीं है जिसके माध्यम से दे कैन एक्सप्रेस देयर all kind of either their desires, their agonies, their frustration. It means because of their low status, their poverty, their illiterate nature, they are not able to communicate with the mainstream society. देखिए स्पिवाक का ये व्यू है कि जो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में देयर आर मैनी हेजेमोनिक मॉडल्स। केवल पॉलिटिकल हेजेमनी नहीं बल्कि सोशल हेजेमनी, जिसके अंदर रेस है, जिसके अंदर जेंडर है, जिसके अंदर क्लास है, जिसके अंदर रिलीजन है। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं इनके अंदर देयर इज अ हायरार्की। हायरार्की में देयर इज अ क्लास विच एंजॉयज द टॉप पोजीशन, जिसके पास पावर है, पैल्फ है, प्रिविलेजेस है, एक्सेस है। लेकिन ऑलवेज देयर इज लोअर क्लासेस जो ये सब चीजों के पास जिनकी पहुंच नहीं है। और इस सेक्शन, ये जो हायरार्की में टॉप सेक्शन होता है, ये सिस्टेमेटिकली कीप्ड अवे, इसका एक हमेशा से प्रोग्राम रहा है, इसका एक हमेशा से इस तरह का डेवलपमेंट रहा है कि एक जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इट इज केप्ट अवे फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द पब्लिक स्पेसेस लाइक एजुकेशन, लाइक मीडिया, लाइक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक टेम्पल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। सो देयर इज, वी कैन से, a continuous we can say keeping them away from the center। ये परपेचुएट होता रहता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी का वो कुछ प्रिविलेजेस को एंजॉय करता है और जो एक मार्जिन पे सेक्शन है उसको कभी मौका नहीं मिलता, बिकॉज इसको इस सिचुएशन तक आने के जितने भी एवेन्यूज, जितने भी रास्ते हैं, उन पर बैरिकेडिंग करी हुई है, आइदर थ्रू एजुकेशन, चाहे वो जेंडर के केस में हम बात करें मेन और विमेन के बेस में, चाहे रेस में अगर हम बात करें ब्लैक और वाइट में, चाहे कास्ट में हम बात करें, चाहे रिलीजन के अंदर हम बात करें, ऑलवेज देयर इज दिस काइंड ऑफ डायकोटॉमी। इसकी तो फिर क्या होता है कि इनका जो पर्टिकुलर वॉइस होता है वो ये खुद तो यूज कर नहीं पाते। इंस्टीड देयर आर सर्टेन एकेडमिक्स who try to pose themselves as their representative, और ये क्या करते हैं, अपने को खुद को तो ये जो एलीट एकेडमिक्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बताकर बोलते हैं, बट these sections of the society, उनकी वॉइस जो होती है वो हमेशा के लिए साइलेंस हो जाती है। ये स्पिवाक का मेन कंसर्न है कि सबाल्टर्न
के लिए कोई बोलता होगा, दैट इज पॉसिबल, बट सबाल्टर्न खुद अपने लिए बोले इट इज नॉट पॉसिबल, वो लास्ट में यही चीज प्रूव करती है। तो ये जो वर्क के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करेंगे, एक और चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा जो मैं अभी बात कह रहा था। Essay is not just about can the subaltern speak, which is a question about the possibility, लेकिन it is more about कि अगर वो बोल भी सकते हैं, they are not allowed because उनकी वॉइस को रॉब कर लिया जाता है एकेडमिक और सोशियो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, और जो अपने आप को क्लेम करते हैं दैट दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सबाल्टर्न ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। एक्चुअली में इस केस में होता क्या है, जब अपने को इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, दे हैव देयर ओन एजेंडा, देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मार्जिनलाइज की बात रखते हैं, और इस केस के अंदर उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो प्रेजेंट होता है, लेकिन व्हाट रियली इज द वॉइस ऑफ सबाल्टर्न वो हमेशा के लिए सप्रेस हो जाती है। तो दिस ऐसे, इसके साथ एक और नया जो मैंने आपको कहा था एंगल स्पिवाक प्रेजेंट करती है, शी क्रिटिसाइजेज, शी इज अ वेरी हार्श क्रिटिक ऑफ यूजिंग वेस्टर्न mode of thinking and applying it on non-western कॉन्टेक्स्ट। उनका ऐसा मानना है कि जो वेस्टर्न, देखिए वहां पर भी मार्क्सिज्म के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ इस चीज के ऊपर कि सोसाइटी में किस तरह से बूर्जुआ और प्रोलेटेरिएट है, बट शी थिंक्स दैट मॉडल ऑफ थिंकिंग कैन नॉट बी अप्लाइड, और उस मॉडल को अप्लाई भी करोगे यू वॉन्ट रीच द जुडिशियस रिजल्ट अबाउट नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो बिल्कुल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो इस चीज को भी उन्होंने इस एसे के अंदर रेज किया है। दोस्तों इतनी सारी बातों के डिस्कशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं एसे के अंदर मेन पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो जो स्पिवाक है, शी टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन that who are the subaltern. तो according to her, subalterns are all those people who are removed from all lines of social mobility. देखिए सोशल मोबिलिटी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पीपल कैन हैव गिव एंड टेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गिव एंड टेक ऑफ पावर रिलेशनशिप, लेकिन सबाल्टर्न्स हर लाइन से सोशल मोबिलिटी की दे आर कैप्ट अवे, दे आर पुश्ड ऑन द पेरिफेरी। इस वजह से दे कैन ओनली वॉच, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। They have no access to education, any other resource that would help them to improve their situation. मैं आपको एक एग्जांपल से इसको और समझाना चाहूंगा। अगर हम पर्टिकुलर इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें, let's assume a person from the marginalized class want to become an IAS, एक administrative post वो लेना चाहता है। There are so many factors which hinder this. एक तो पहला एजुकेशनल एवेन्यू, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो एलीट इंस्टीट्यूट्स में जाकर हायर और बेटर एजुकेशन को एक्सेस कर सके, तो ही हैज टू टेक एडमिशन इनटू सम गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज और स्कूल। ऑब्वियसली वहां पर जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट कॉम्पिटिटिव नहीं है। सेकेंडली जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, इट इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट दोज who have studied from the English medium, they have better understanding and grasp of the paper rather than those who study in Hindi or their regional language. यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से systematically अगर वो चाहे भी तो इस system के अंदर आने में उसके लिए बहुत सारी hindrances आती हैं। This is what she is saying, that they have no education or any other resources. स्पिवाक अपने ऐसे को स्टार्ट करती है और देखिए तीन मेन स्ट्रैंड है इस ऐसे का। पहला जो पॉइंट है वो वेस्टर्न थिंकिंग मॉडल्स को अप्लाई करने से रिलेटेड है। स्पिवाक इज हाईली क्रिटिसाइजेज दूज वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल जो कोशिश करते हैं रिप्रेजेंट करने की नॉन वेस्टर्न्स ऑप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग स्पिवाक के अकॉर्डिंग वो अज्यूम करते हैं कि वेस्टर्न थिंकिंग मॉडल्स से जज करा जा सकता है नॉन वेस्टर्न चीजों को भी, क्योंकि उनके लिए ये जो वैल्यूज हैं यूनिवर्सल है। इट मींस मार्क्स ने अगर ये कहा कि देयर इज बेसिकली bourgeois and capitalist and proletariat,
तो वो ये मान के चलते हैं पूरा वर्ल्ड इन्हीं दो लाइंस के ऊपर डिवाइडेड है। अगर जेंडर स्टडीज के अंदर ये डिस्कस किया गया कि इस तरह से ऐसे और पैट्रियार्कल वैल्यूज है, तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर होमोजेनेसी या यूनिवर्सलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसको पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया है, फ्रेगमेंटेशन पर जोर दिया गया है, ठीक उसी तरह से स्पिवाक क्वेश्चन करती है कि किस तरह से वेस्टर्न स्पेक्टिकल से, वेस्ट के चश्मे से ईस्ट या साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट को जज करना इज अ फॉल्टी प्रैक्टिस। She finds fault even with those critics, radical thinkers, जो खुद अपने आप को एंटी यूरोसेंट्रिक मानते हैं, जो खुद यूरोप को सेंटर में रखने के खिलाफ हैं। क्रिटिक्स लाइक फूको एंड डेल्यूज, उनको भी वो क्वेश्चन करती है, क्योंकि देखिए वैसे तो ये अपने आप को क्रिटिक्स मानते हैं यूरोसेंट्रिक अप्रोच की, और ये मान के चलते हैं कि जो नॉलेज है वो बेसिकली क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावरफुल के पास या जिसमें रूलर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डिसाइड कर सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज वैल्यूएबल एंड व्हाट इज इनवैल्यूएबल, व्हाट शुड बी कंसिडर्ड ओके एंड व्हाट शुड नॉट बी। लेकिन तब भी स्पिवाक का मानना है कि दे कांट डू जस्टिस विद दिस मॉडल टू नॉन वेस्टर्न मॉडल्स। चाहे फूको हो चाहे डेल्यूज, स्पिवाक का ये चार्ज है कि अक्यूज करती है उनको, दे सिस्टेमेटिकली इग्नोर द क्वेश्चन ऑफ आइडियोलॉजी एंड देयर ओन इम्प्लीकेशन इन इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। स्पिवाक ये कहना चाह रही है कि चाहे फूको हो चाहे डेल्यूज हो, दे आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक। वो कहने के लिए तो यूरोसेंट्रिक मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहने के लिए तो डीफ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो दे आर लाइक जजेस सिटिंग इन अ चेयर, जो दूर से विदाउट बीइंग ऑन द ग्राउंड, विदाउट नोइंग द रियलिटी, वो वहां से जज करना चाह रहे हैं। और एक्चुअली में दे कंसिडर दैट द वेस्टर्न and non-western circumstances are similar, जो according to Spivak बिल्कुल भी नहीं है। Though these two consider themselves to be unbiased, इनके according वो यूरोसेंट्रिक वैल्यूज को फेवर नहीं करते हैं, but still they promote the same values of the West which they apparently criticize। वो वैल्यूज क्या हैं? वो वैल्यूज ये हैं कि वेस्ट अपने आप को एक जज की तरह कंसिडर करता है, वो जज जो डिलीवर करता है मैसेज दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इस ऐसे के एंड में स्पिवाक देती है, किस तरह से वेस्ट ने डिसाइड करा कि सती सिस्टम इज ऑल अबाउट इविल, लेकिन स्पिवाक देखती है कि इसके मीडियम से उन्होंने किस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया, हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे। तो एक्चुअली में क्रिटिसाइज करते हुए भी इट्स क्वाइट आयरनिकल, दे आर प्रमोटिंग द सेम वैल्यूज। ये जो सबसे क्लियर है, ये कहां देखा जा सकता है? उनके इस एजम्पशन में कि वो ये मानकर चलते हैं कि सबाल्टर्न क्लास ऑफ द वेस्ट एंड सबाल्टर्न क्लास ऑफ द ईस्ट, दे आर इक्वल इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि जो वेस्ट के अंदर जो हैव नॉट्स हैं, जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है, उनके अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस काफी जल्दी आ गई थी। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, जो वहां के वर्कर थे, जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरा हुआ, उनके अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई। और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जहां पर पूरी तरह से पावर का चेंज कर दिया गया। तो उनकी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, फूको और डेल्यूज का ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो मान के चलते हैं कि जो वेस्ट के या यूरोप के वर्कर्स हैं, उनमें जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो वही की वही पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो साउथ एशियन नेशंस हैं लाइक इंडिया, वहां के जो सबाल्टर्न क्लास हैं, यहां के जो मजदूर हैं, यहां के जो फार्मर्स हैं, उनमें होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन फार्मर्स वी नो आर पॉलिटिकली नेव, दे डोंट, वी नो द हिस्ट्री, किस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है पॉलिटिकली। तो यहां पर स्पिवाक कहती है कि सबसे बड़ी जो फॉल्ट है इन दोनों
थिंकर्स और इन जैसे और थिंकर्स की जब वो ये कंसिडर करते हैं कि वहां वाली पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी मिलेगी, उसको वो टोटली रिजेक्ट कर देती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो यहां पर पॉइंट लेकर आती हैं। मार्क्स ने एक डिस्टिंक्शन किया था रिप्रेजेंटेशन को लेकर कि रिप्रेजेंटेशन कैन बी डन ऑन टू बेसिस। वन इज एस्थेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको उन्होंने एक जर्मन टर्म दी डार्स्टेलन। डार्स्टेलन एक एस्थेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि किसी पर्सन को एक पोर्ट्रेट के मीडियम से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज पॉलिटिकली टोटली अनअफेक्टेड। यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज मोर अबाउट एस्थेटिक। लेकिन उन्होंने एक और टर्म यूज करी, वो थी वर्थ-रेटन। वर्थ-रेटन इज अनदर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो जनरली हम डेमोक्रेसीज के अंदर देखते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन शो करता है दैट दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वॉइस ऑफ द पीपल। वॉक्स पॉपुली नाम का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैसे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उसको इलेक्ट करते हैं और हम कहते हैं ही इज आवर वॉइस और शी इज आवर वॉइस। तो ये दूसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्पिवाक के अकॉर्डिंग फूको और डेल्यूज दोनों का ये एक फॉल्टी अप्रोच था कि दे बेसिकली दे मिक्स्ड these two type of representation। इनके बीच की जो एक क्लियर लाइन है उसको उन्होंने ब्लर कर दिया और वर्थ-रेटन को कंसिडर करा डार्स्टेलन की तरह, ये मानते हुए कि ये पॉलिटिकली इनोसेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन है जो एक्चुअली में नहीं है। इस तरह से ये बात कहने के बाद नेक्स्ट जो ये पहला की आइडिया तो क्या हो गया कि शी रिजेक्ट्स वेस्टर्न मोड ऑफ थिंकिंग फॉर नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। अब सेकंड वो नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ही बात करती है एक और ग्रुप जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप के कंट्रीब्यूशन के बारे में शी गिव्स हर ओपिनियन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि गायत्री हरसेल्फ वाज इनिशियली अ पार्ट ऑफ दिस स्टडीज ग्रुप, लेकिन लेटर शी हैज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद राणाजीत गुहा। ये सबाल्टर्न स्टडीज जो ग्रुप जो इनिशिएट किया गया था राणाजीत गुहा और दूसरे साउथ एशियन हिस्टोरियन थिंकर्स के द्वारा, वो पॉइंट आउट करती है कि यस there is a contribution by this group। क्या contribution है कि they allowed the voice of the subaltern to come in the front। उन्होंने ये तो मौका दिया है, लेकिन her objection is that they treat all the subalterns as same। देखिए हम कहां से पहुंच गए। पहले बात हुई वेस्ट की कि वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न होता है, फिर उसमें रिजेक्ट करने के बाद अब नॉन वेस्ट में भी सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप जो नॉन वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है कि वो सारे सबाल्टर्न्स को एक होमोजेनस ग्रुप मानकर चलता है, जो उनके अकॉर्डिंग एक गलती है, बिकॉज ऑल सबाल्टर्न्स कैन नॉट बी सेम। Now she criticizes them especially for ignoring the special case of women subalterns। वो ऐसा मान के चलती हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर के अंदर हेजेमनी या फिर एक हायरार्की पाई जाती है। तो इस हायरार्की में अगर एक कॉलोनियल हायरार्की है, एक कॉलोनियल हेजेमनी है, तो एक पैट्रियार्कियल हायरार्की भी पाई जाती है। ये जो सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप है इसने कॉलोनियल हायरार्की के ऊपर तो बात करी, लेकिन ये पैट्रियार्कियल हायरार्की जो उस कॉलोनियल हायरार्की के अंदर है उसको वो इग्नोर करती है। इसीलिए स्पिवाक ये कहती है कि सबाल्टर्न जो टर्म है इट इज नॉट अ फिक्स्ड आइडेंटिटी। आप केवल ये नहीं कह सकते कि वेस्ट जो है वो बेसिकली पावर में या सेंटर में है और जो नॉन वेस्टर्न डेवलपिंग कॉलोनाइज्ड पीपल है वो बेसिकली सबाल्टर्न्स हैं। नो, इट चेंजेस फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। अगर आप नॉन वेस्टर्न में आ गए, नॉन वेस्टर्न में कॉलोनाइज्ड की बात कर रहे हो और फिर आप कॉलोनाइज्ड में कॉलोनाइज्ड विमेन को देखते हो, तब आपका सबाल्टर्न का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। ब्राउन मैन और ब्राउन विमेन के अंदर ब्राउन विमेन इज अगेन marginalized, brown man is marginalized by the white man, लेकिन brown women is marginalized by both white man and brown man। So by
तो उनका जो फोकस है, शी इज ट्राइंग टू इंक्लूड द एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल ऑफ द डिसएम्पावर्ड विमेन, जो बिल्कुल सोसाइटी के लास्ट वी कैन से उस कॉर्नर के ऊपर खड़ी हुई है, लास्ट लाइन के ऊपर है। एंड दस ये जो नैरो डेफिनेशन थी सबाल्टर्न की, उसको पहले ग्राम्स्की ने, फिर सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप ने एक्सपेंड करा, और स्पिवाक इसको और एक्सपेंड करती है, इसको और फ्लेक्सिबल बनाती है। अब जो ये फाइनल सेक्शन है इस एसे का, थर्ड पॉइंट है सबाल्टर्न स्टडीज, सेकंड पॉइंट हो गया। उसके अंदर जो विमेन, सबाल्टर्न विमेन है, उनके सेल्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करती हैं स्पिवाक, और वो ये मानकर चलती हैं कि ये सेक्शन जो है वो डबल डिफिकल्टी फेस करता है बिकॉज ऑफ बोथ कॉलोनियल एंड पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस। वो डबल मार्जिनलाइज्ड है, ना केवल व्हाइट मैन उनको करते हैं बल्कि ब्राउन मैन भी उनको मार्जिनलाइज करते हैं। इफ, उनके खुद का कोट कर रहा हूं मैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल प्रोडक्शन, अगर हम केवल ये देखें कॉलोनियल हायरार्की, बाइनरी देखें जिसमें जो व्हाइट है वो अपर टर्म है और जो ब्राउन है वो लोअर टर्म है, सबाल्टर्न हैज नो हिस्ट्री, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है एंड कैन नॉट स्पीक। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर भी फिर एक और सब कैटेगरी है, द सबाल्टर्न एज फीमेल इज इवन मोर डीपली इन शैडो। थोड़ा बहुत भी अगर रेफरेंस मिलता है सबाल्टर्न का वेस्टर्न हिस्ट्री के अंदर, तो सबाल्टर्न विमेन का तो वो भी नहीं मिलता। तो स्पिवाक ये कहती है कि जब हम स्टडी करते हैं सबाल्टर्न की, तो हमें फोकस करना चाहिए कि सबाल्टर्न के अंदर भी उसी तरह के हेजेमोनिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। Spivak explains the ironic nature of this double subjugation with a very beautiful assessment. White men are saving brown women from brown man. This shows किस तरह से उनका डबल सब्जुगेशन होता है। वो ये शो करना चाहते हैं व्हाइट मैन कि हाउ brown men are very cruel or very, we can say, antipathic towards their women, ब्राउन विमेन, और वो अपने ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेशन की लेते हैं बाय बिकमिंग द सेवियर ऑफ द ब्राउन विमेन फ्रॉम मेल प्रैक्टिसेस। लेकिन स्पिवाक का मेन क्वेश्चन क्या है कि यहां पर ब्राउन विमेन जो है, शी इज सफरिंग ऑपरेशन फ्रॉम बोथ ब्राउन मैन एंड व्हाइट मैन। So instead, it shows that instead of allowing them to act for themselves, to speak for themselves, once again the white colonial continued to treat women as passive ones. उनको passive object ही करता है। ये नहीं होता कि वो ये देखकर allow करे उनको खुद का बोलना, still they are treated just as passive object, and white men decide to act, to speak on their behalf. Once again, she uses one very good example using her deconstructionist approach. She discusses this word sati. देखिए, सती प्रथा जो एक इंडियन ट्रेडिशन था, जिसके अंदर जो एक यंग विडो स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ उसके पायर या चिता पर सेल्फ एमोलेट करती थी खुद को, उस प्रैक्टिस को लेकर बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं वॉइसेस रेज हुई ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बाद, और एक समय के बाद इसको बैन कर दिया गया। स्पिवाक कहती है कि ओके, बट इफ वी लुक एट द वर्ड सती, तो वो ये शो करती है कि सती डज नॉट हैव वन पर्टिकुलर फिक्स्ड मीनिंग। जैसा डीकंस्ट्रक्शन के अंदर हम देखते हैं कि एक वर्ड के हम देखें तो उसके अंदर अनेक मीनिंग छुपे हुए होते हैं, और जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का फिक्स रिलेशन माना जाता था, वो ना होकर एक फ्लूइड रिलेशनशिप होता है। यही काम ये करती हैं, ये स्टडी करती हैं जो इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैं, जैसे ऋग्वेद हुआ या फिर धर्मशास्त्र हुआ, और शो करती हैं कि सती वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो विडो सैक्रिफाइस, जो कॉमन एक नोन मीनिंग है, जो वेस्ट के अंदर पॉपुलराइज हुआ, लेकिन इसके साथ ही सती का एक और मीनिंग मिलता है, गुड वाइफ। इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विमेन ऑफ इंडियन माइथोलॉजी इज आल्सो नोन एज सती। लेकिन अब स्पिवाक का जो पॉइंट है वो ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सती का जो मीनिंग था वो केवल एक सेंस तक लिमिट रखा, द राइट ऑफ विडो सेल्फ एमोलेशन। तो यहां पर यह शो करता है कि किस तरह से सेकंड मीनिंग गुड वाइफ को इग्नोर करके
उन्होंने ग्रेटर आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन कि इट इज अ मैल प्रैक्टिस, इट इज अ सोशल इविल, उन्होंने ब्राउन विमेन को और भी ज्यादा आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया और खुद को अपने आप को शो करा कि दे आर मोर सिविलाइज्ड देन द इंडियन सोसाइटी। ये उनके प्रोजेक्ट का, ये जो उनका प्रोजेक्ट था उसका एक पार्ट था जिसके द्वारा ये प्रूव करना चाह रहे थे, ये शो करना चाह रहे थे कि इंडियन सोसाइटी इज अ सेवेज वन। यहां पर स्पिवाक इलस्ट्रेट करती है अपने पॉइंट को कि किस तरह से जो सब्जुगेटेड विमेन है उसके पास कोई एवेन्यू, कोई एक्सेस नहीं है। इसके लिए वो जो फॉरगॉटन पेजेस हैं उनसे एक नाम ढूंढ के लाती है, भुवनेश्वरी भादुरी। Bhuvneshwari Bhaduri was a member of Indian independence movement. She was from the subaltern class and she committed suicide. Why? She was given a task of a political assassination. But at the last moment, she felt, she doesn't have the nerve to do this, और उनके पास कोई स्कोप नहीं था प्रोटेस्ट करने का, and that is why she committed suicide. Now, according to Spivak, Bhaduri didn't have access to convey her protest, to show her protest against this decision. और उसके बाद उसके पास जब कोई चांस नहीं रहा स्पीक करने का, she communicated with what she has only one channel, that is her body. वो अपनी बॉडी को खत्म करके, जैसे सती से ही वो आगे कंटिन्यू कर रही हैं, by taking her own life she conveyed her message, because इसके अलावा उनके पास अपनी बात कहने का कोई चांस नहीं था। इसके द्वारा जो सुसाइड के ऊपर जो उसका एक लास्ट ऑप्शन रह गया था, स्पिवाक शो करती है सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक एंड सबाल्टर्न एज फीमेल कैन नॉट बी हर्ड और रेड। इसके द्वारा स्पिवाक हमें जस्टिफाई करती है अपना क्लेम कि ये जो सबाल्टर्न टर्म है इसको एक ब्रॉडर या अम्ब्रेला कॉन्टेक्स्ट में देखना इज अ फॉल्ट। इट हैज टू बी डिसाइडेड कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, और स्पेशली सबाल्टर्न विमेन का कॉन्टेक्स्ट में देखना इसके मायने चेंज कर देती है। एक कंक्लूडिंग बात वापस से दोहरा लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, कि ये जो पाथ ब्रेकिंग ऐसे है, एफर्ट है, सबाल्टर्न वॉइस को किस तरह से सिस्टमेटिकली साइलेंस किया गया है उसके बारे में, और स्पिवाक सक्सेसफुली शो करती है कि जो हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन्होंने ऑल पॉसिबिलिटीज जो बीइंग हर्ड है उनको एक प्रॉपर ऑडियंस मिले, उनको मौका दिया जाए, ऐसे सारे चांसेस को सोसाइटी सिस्टेमेटिकली बंद कर देती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है उन सभी के लिए those who inhabit the periphery, जो बाउंड्री पर रहते हैं उनके लिए कोई चांस नहीं होता। This is all about this chapter, dear friends. I hope I was able to make you clear this difficult chapter. आने वाले टाइम में कुछ और इसी तरह के इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। Keep watching, keep supporting. Thank you, friends.